नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, अध्याय 1, लिपि यानी वर्णमाला। लिपि के भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं पहले से भाषा और लिपि के बारे में। लिपि को पढ़ने से पहले हमें भाषा को समझना आवश्यक है। जो हमने भाग 1 में जाना था कि हमारे दूसरों के जो विचार है उनको समझने और अपने विचार समझाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा को लिखने के लिए हम जिन संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। और हमारी जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। उसी प्रकार लिपि को पढ़ने लिखने में जिन वर्णों मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं। और वही हमारी लिपि भी है। वर्ण के भी 2 भाग है, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर 13 होते हैं। उसमें ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, मिश्रित स्वर ए, आई, ओ, औ, अयोगवा स्वर अंग, अ, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे व्यंजन है। व्यंजन में 25 वर्गिक वर्ण है जिनको अपन वर्गिक वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। इनके ध्वनि के उच्चारण के आधार पर इनको वर्ग को अलग अलग बांटा गया है। क वर्ग में कंठ का प्रयोग किया जाता है। क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में जीभ और तालुओं का प्रयोग किया जाता है। च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में जीभ और दंतुओं का प्रयोग करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में भी दंत और जीभ का प्रयोग करते हुए इसको बोला जाता है। त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार प वर्ग में ओष्ठ का प्रयोग यानी कि होठ का प्रयोग करते हुए इन वर्णों को बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म। उसके बाद और अन्य व्यंजन होते हैं जिनका प्रयोग उनके भी अलग भाग दिए हुए हैं, जिसमें 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। वो होते हैं य, र, ल, व। इसमें ध्वनि आती है कंठ के अंत की ध्वनि के आधार पर ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद 4 हैं उष्म व्यंजन है। श, श, स, ह। और 3 है मिश्रित व्यंजन जिसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। च, त्र, ज्ञ। 2 अन्य आगत व्यंजन है ड़ और ढ। आगे हम विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम, उनमें नाम आपने देखा होगा अनुस्वार, अर्धानुस्वार, विसर्ग और हलंत। अब ये विशिष्ट ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। विशिष्ट ध्वनि चिन्ह, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वार की। अनुस्वार के बारे में हम कहीं भी कोई शब्द लिखते हैं हम जानते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार में हम देखेंगे कि आप जब भी कोई भी अनुस्वार शब्द देखें, जैसे गंगा, कंबल, डंडा, मंजूषा, धंधा आदि, तो अनुस्वार को वर्ण में बदलने का नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है उससे अगला अक्षर हम देखेंगे। जैसे गंगा है, इसमें अनुस्वार से अगला अक्षर ग है, तो ये ग वर्ण क वर्ग में आता है, इसलिए यह अनुस्वार क वर्ग के पंचमा अक्षर या ड़ में बदला जाता है। ये ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में होता है। तो अनुस्वार में ध्यान देने योग्य बात है। अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह वर्ण आते हैं, यानी कि ये किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है,
तो अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, तब उसे किसी वर्ण में नहीं बदला जाता है। जैसे संयम या अनुस्वार के बाद यह अक्षर है तो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ बिंदु ही लगेगा। तो इस प्रकार हमने अनुस्वार के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे अनुस्वार क्या है। ये एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपि में प्रयुक्त होती है, जिससे अक्षर और ध्वनि नाक के द्वारा निकाली जाती है। इसे नासिका या अनुनासिक भी कहते हैं और कभी कभी म अक्षरों द्वारा भी लिखे जाते हैं। जैसे कंबल, कंबल लिखते वक्त हम देखते हैं कि कंबल में ब के म के ऊपर म की ध्वनि आती है, लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है। आगे हम देखेंगे अर्धानुस्वार, जिसको हम चंद्रमृदु भी कहते हैं। अर्धानुस्वार और चंद्रमृदु कहाँ लगाया जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे। इन शब्दों में जहाँ पर आप देखते हैं जहाँ ध्वनि शुद्ध नासिक हो, वहाँ पर चंद्रमृदु का प्रयोग करें। जैसे वहाँ, जहाँ, हाँ, काइयाँ, इंसा, सांप आदि। पर जहाँ पर ऊपर की ओर आने वाली मात्राएं, जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए, आई, ओ, औ की मात्रा आए, वहाँ पर चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करें। जैसे भाइयों, कहीं, मैं, नहीं, भौं भौं आदि। तो इस नियम के अनुसार कहीं पर कैंचुआ, छह, सैकड़ा आदि शब्द जो आते हैं, उसमें अगर अर्धानुस्वार लगा हुआ है तो वो गलत शब्द है। आगे हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग ज़्यादातर हम संस्कृत शब्द में देखते हैं विसर्ग का प्रयोग ज़्यादा हुआ होता है। तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिन वर्णों की अंतिम ध्वनि ह शेष रहती है उसे विसर्ग कहते हैं। वर्ण के ऊपर नीचे दो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जो वर्ण दिया होता है उसके नीचे दो बिंदु को दर्शाया जाता है, जैसे बालकः, महोन। तो पांचों वर्णों के अंतिम वर्णों को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, तो जिसका उच्चारण नाक के सहयोग से भी होता है। तो अनुस्वार विसर्ग उसमें लगता है। उसके बाद है अपने हलंत। हलंत का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है? हलंत या जिसको अपन विराम भी कहते हैं, वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है, जिसे व्यंजन के बाद ये चिन्ह लगा होता है। उस व्यंजन में छिपा हुआ अ समाप्त हो जाता है और विभिन्न भाषाओं और लिपियों में इसके अलग अलग नाम है। देवनागरी में इसे हलंत कहा जाता है। हलंत का अर्थ या कोई विशेष नाम नहीं होता है। बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित करना इसका कठिन है और संस्कृत में हलंत का ज़्यादा चिन्ह का प्रयोग ज़्यादा होता है। हलंत का हिंदी में कुछ शब्द हैं जिसमें हलंत चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे अपन देखेंगे हलंत के कुछ: जगत, संसार, जगत या कुएं का चबूतरा, और सन ये वर्ष, बिना हलंत का सन झूठ। बम शिव आराधना का शब्द, बिना हलंत बम यानी विस्फोटक, गोला। अंतर यानी अंदर, अंतर बिना हलंत यानी फर्क। हलंत लगाने से इन दोनों के अर्थ में भी आप देखते हो परिवर्तन आ जाता है। कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान बिना हलंत यानी रिकॉर्ड। अहम यानी अहंकार, अहम यानी खास। इस प्रकार हमने अनुस्वार, अर्धानुस्वार, विसर्ग और हलंत चिन्हों के बारे में जाना। आइए इसको कुछ अपन शब्द देखते हैं। अनुस्वार और अर्धानुस्वार के 5 शब्द। अनुस्वार के: बंदर, मयंक, शंकर, मंगल, संगीत। अर्धानुस्वार के: आँख, चिड़िया, लड़कियाँ, पाँव, छाँव। विसर्ग और हलंत युक्त 5 शब्द। विसर्ग: अतः, विस्मय, दुख, पुनः, विपन्न। सुभाषितम, आसित, स्यात्, आचरेत, अस्मात्। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आप कॉपी में उतारेंगे। अंतस व्यंजन लिखिए, उष्म व्यंजन लिखिए,
मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं, अभी जो हम आगे हमारे दिखाए गए उसमें अंतस व्यंजन, उष्म व्यंजन, वो सब लिखे हुए हैं, तो आप उनमें से देखकर उत्तर लिख लेना। मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं, अन्य आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम वो चिन्ह लिखिए। धन्यवाद।